बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर को किस तरीके से चार्ज किया जाता है और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग, उसको हम स्टडी करेंगे। तो कैपेसिटर को जब कभी भी चार्ज किया जाता है तो ये पॉइंट आपने एक माइंड में रखना है कि कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए भी हम रेजिस्टर को यूज़ करते हैं, यानी कि कैपेसिटर को रेजिस्टर के थ्रू चार्ज किया जाता है और कैपेसिटर को रेजिस्टर के थ्रू ही डिस्चार्ज भी किया जाता है। डिफरेंट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन हैं जहाँ पर कैपेसिटर को चार्ज करके उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करवा के फिर आप जो है वो उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर। जैसे कि जो कैमरा का जो फ्लैश है, वो जो कैमरा का फ्लैश है जिस वक्त एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर होती है और एनर्जी जब दोबारा से डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर, तो उस वक्त वही एनर्जी जो है वो डिलीवर होती है और लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कहते हैं कि कैमरा का जो फ्लैश है वहाँ पर हम कैपेसिटर का डिस्चार्ज जो है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कुछ इग्निशन सिस्टम्स भी हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के अंदर, जो इग्निशन सिस्टम्स हैं वहाँ पर भी आप जो है कैपेसिटर का चार्ज और उसकी जो डिस्चार्जिंग है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर जो विंडशील्ड वाइपर्स हैं, जो कार्स के विंडशील्ड वाइपर्स होते हैं, उनके अंदर भी आप आरसी सर्किट को यूज़ कर रहे होते हैं, कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है। तो हमारे पास आरसी सर्किट जो है उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस मौजूद हैं। तो कैपेसिटर को रेजिस्टर के थ्रू चार्ज भी किया जाता है और कैपेसिटर को रेजिस्टर के थ्रू ही डिस्चार्ज भी किया जाता है। तो हम जो सर्किट यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली एक सीरीज़ सर्किट है रेजिस्टर और कैपेसिटर का। कैपेसिटर को डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच नहीं किया जाता। ये भी पॉइंट माइंड में रखिएगा कि कैपेसिटर्स की जो बेसिक एप्लीकेशन है वो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के अंदर है। हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए। डायरेक्ट करंट को कंट्रोल करने के लिए तो हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है वो तो रेजिस्टर्स हैं। तो हम कैपेसिटर के जो मेन एप्लीकेशन मज़ीद देखेंगे वो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के अंदर होगी। तो इस वक्त हमने सिर्फ ये चेक करना है कि कैपेसिटर्स को किस तरीके से चार्ज किया जाता है, वो मैक्सिमम कितना चार्ज होते हैं, कितना टाइम लेते हैं चार्ज होने के अंदर, ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर जो चार्जिंग टाइम है या डिस्चार्जिंग टाइम है वो डिपेंड करता है, उसको आज हम देखेंगे। तो हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक बैटरी को अटैच कर दिया है। इस बैटरी का जो पोटेंशियल है उसको हम V से रिप्रेजेंट करें। इस सर्किट के अंदर हमने कैपेसिटर और रेजिस्टर को सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर यूज़ किया और फिर उसके साथ बैटरी को अटैच कर दिया। एक स्विच के ज़रिए सर्किट को हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब जैसे ही आप यहाँ से इस स्विच को क्लोज़ करेंगे, स्विच को क्लोज़ करके ये बैटरी जो है वो कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देती है थ्रू रेजिस्टर। यानी कि जैसे जैसे जो चार्जेस हैं वो यहाँ से डिलीवर होना शुरू होंगे। आप जानते हैं कि बैटरी जो है वो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स लेती है और दूसरी प्लेट को सप्लाई करती रहती है, लेकिन वो चार्जेस पास कहाँ से करेंगे, वो रेजिस्टर में से पास करेंगे। इसका मतलब है कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम रेजिस्टर को यूज़ करें, हम रेजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर को चार्ज करें। तो इसकी एक प्लेट जो है उस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आते रहेंगे और दूसरी जो प्लेट है उस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आते रहेंगे। अब ये जो कैपेसिटर की चार्जिंग है, इसके अंदर जो इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ़ाइन करना कि किस तरीके से कैपेसिटर जो है वो कितना टाइम लेता है चार्ज होने के लिए और डिस्चार्जिंग के लिए कितना टाइम लेता है। तो अब यहाँ पर देखें, हम एक ग्राफ जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो कंसीडर कर लिया टाइम और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने कंसीडर कर लिया चार्ज। अब जैसे जैसे टाइम पास करेगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्जेस हैं वो स्टोर हो रहे होंगे, यानी कि पहले एक चार्ज स्टोर होगा फिर दूसरा चार्ज स्टोर होगा। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर आपको ये भी बताया था कि कैपेसिटर्स की जो चार्जिंग है वो एक्सपोनेंशियल होती है। अब आप लोग ये बात जानते हैं कि पहले जब एक चार्ज स्टोर हो चुका होगा तो नेक्स्ट चार्ज को वहाँ पर पहुँचने के लिए फिर बैटरी को पहले से ज़्यादा वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, पहले से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है बैटरी। तो हर नेक्स्ट चार्ज की स्टोरेज के लिए पहले से ज़्यादा टाइम और पहले से ज़्यादा वर्क की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्जेस स्टोर होते हैं वो एक्सपोनेंशियली स्टोर हो रहे होते हैं। वो जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास एक्सपोनेंशियल बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमारे पास इक्वेशन भी है जिस इक्वेशन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि वाकई ये जो कैपेसिटर की चार्जिंग है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसा कि आप देखें हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ड्राइव भी किया जा सकता है। कुछ आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज़ करना पड़ेगा तो आप इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। वो इक्वेशन क्या है, चार्ज Q इज़ इक्वल्स टू Q नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस T डिवाइडेड बाय RC। अब आपको यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नज़र आ रहा है। ये इस बात का प्रूफ है कि कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसके अंदर ये जो चार्ज Q है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज है। Q नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। उसके बाद आपके पास E जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
टी जो है वो टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करा। अभी हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर देते हैं कि टाइम कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है। आरसी सर्किट के अंदर हम टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय आरसी, रजिस्टर और कैपेसिटर्स, ये जो आप लोगों ने अपने सर्किट के अंदर यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि रजिस्टर की रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको यहाँ पर यूज़ किया गया। अब ज़रा इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लें। पहले हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर देते हैं क्योंकि उस टाइम कांस्टेंट को ही हम यहाँ पर यूज़ भी करें। सो व्हाट इज़ मेंट बाय टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है वो आपको ये बताता है कि कैपेसिटर जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% तक चार्ज होने के लिए कितना टाइम लेगा। इस बात पे दोबारा से गौर करें। द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू चार्ज अप टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ नोन एज टाइम कांस्टेंट। वो टाइम जिस टाइम के अंदर कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% तक चार्ज हो चुका होता है, उस टाइम को हम आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर टू चार्ज अप टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ नोन एज टाइम कांस्टेंट। अब हर आरसी सर्किट का अपना अपना टाइम कांस्टेंट होता है। जैसा कि आप अगर रजिस्टर और कैपेसिटेंस की वैल्यू इन दोनों को चेंज करते हैं तो आरसी टाइम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। अब ये भी देखिएगा कि ये जो आर और सी इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करती है टाइम को। वो किस तरीके से, हमारे पास जो आर सी है वो किसके इक्वल होगा, टाइम के इक्वल होगा। मतलब अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि टाइम कांस्टेंट बेसिकली है क्या, तो आप कहेंगे टाइम कांस्टेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट है। तो अब आप सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा वैल्यू की यूज़ कर रहे हैं, अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा वैल्यू की यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास जो सर्किट का टाइम कांस्टेंट होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब क्या, मतलब कैपेसिटर को 63% तक चार्ज होने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। और अगर आप रेजिस्टेंस की कम वैल्यू को यूज़ करें, आप कैपेसिटेंस की कम वैल्यू को यूज़ करें, तो आपके पास जो टाइम कांस्टेंट है वो टाइम कांस्टेंट भी कम हो जाएगा। और टाइम कांस्टेंट के कम होने का मतलब ये है कि ये जो कैपेसिटर है जिसका कम टाइम कांस्टेंट है, ये कैपेसिटर जल्दी चार्ज और जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो हम ये टाइम कांस्टेंट को आरसी प्रोडक्ट के ज़रिए क्यों रिप्रेजेंट करती है, उसकी रीज़न क्या। रीज़न ये है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास जो फैक्टर आता है वो टाइम वाला फैक्टर है। इसलिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट को हमने क्या कह दिया, इसको हमने टाइम से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि जो आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट है वो कौन डिसाइड करेगा, वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट डिसाइड करेगी। तो आपके पास अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है। रेजिस्टेंस की जगह पर क्या यूज़ किया जा सकता है, रेजिस्टेंस की जगह पर हम वोल्ट पर एम्पेयर को यूज़ कर सकते हैं। R इज़ इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आई अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। जैसा कि हम जानते हैं V इज़ इक्वल्स टू आई आर होता है, तो अगर आप R को कैलकुलेट करेंगे तो R किसके इक्वल आ जाएगा, V डिवाइडेड बाई आई के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कैपेसिटेंस को देखें तो कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला बेसिक क्या है, बेसिक फार्मूला है हमारे पास Q इज़ इक्वल्स टू सी वी। तो अगर हम वहाँ से C की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है Q डिवाइडेड बाई V। अब आप देखें कि ये वाला जो वोल्टेज है इसको इस वोल्टेज के साथ क्या किया जा सकता है, कैंसिल आउट किया जा सकता है। ये वोल्टेज इस वोल्टेज के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, हमारे पास बाकी रह जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय करंट। हमने इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ किया। हमने यूज़ किया V इज़ इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से हमने R की वैल्यू को फाइंड कर लिया। R इज़ इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई आई, तो हमने R की जगह पर V बाई आई प्लेस कर दिया। और दूसरा जो हमने फार्मूला यूज़ किया वो फार्मूला था Q इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई V। यहाँ से आपने C की वैल्यू को फाइंड किया और C किसके इक्वल आ गया, C आपके पास आ गया Q डिवाइडेड बाई V। तो हमने यहाँ पर C की जगह पर Q बाई V प्लेस कर दिया। अब पोटेंशियल को पोटेंशियल के साथ आपने कैंसिल आउट कर दिया, बाकी आपके पास क्या रह गया, बाकी आपके पास रह गया Q डिवाइडेड बाई आई। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो करंट है, करंट को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि किसी यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो है I इज़ इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई टी, वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम टाइम को इधर शिफ्ट कर दें और करंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा T इज़ इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई आई। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वाली टर्म बाकी रह गई थी Q बाई आई। तो Q बाई आई की जगह पर क्या यूज़ किया जा सकता है, टाइम T यूज़ किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि R और C इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है। तो हम टाइम कांस्टेंट को डिफ़ाइन करते हैं
कि टाइम कांस्टेंट बेसिकली रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट को कहा जाता है। और वन टाइम कांस्टेंट क्या होता है? वन टाइम कांस्टेंट वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% तक चार्ज हो जाएगा। अब हम इसको डिफ़ाइन भी करेंगे, हम इसको प्रूफ करेंगे कि हम 63% को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम वन टाइम कांस्टेंट को 52% भी तो कह सकते थे, हम वन टाइम कांस्टेंट को 41% भी कह सकते थे, 33% भी कह सकते थे, 75% भी कह सकते थे। तो हमने 63% को ही क्यों यूज़ किया, उसकी रीज़न क्या थी? तो वो आपको आज के लेक्चर के अंदर पता चल जाएगा कि वन टाइम कांस्टेंट जो है वो 63% को ही क्यों रिप्रेजेंट करता है। अब ज़रा देखिएगा कि हम इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, इस इक्वेशन को यूज़ करें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि 63% ही क्यों, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू क्यों नहीं यूज़ की जा रही। तो हमारे पास इक्वेशन है चार्जिंग के लिए, Q इज़ इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। अब हम इस कैपेसिटर को, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैपेसिटर आपने यूज़ यहाँ पर किया हुआ है, इस कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए हम वन टाइम कांस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। और आप जानते हैं कि वन टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल है? वन टाइम कांस्टेंट इक्वल है आर सी के। वन टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। अगर आप इससे कहते कि आप टू टाइम कांस्टेंट प्रोवाइड करें तो टू टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल होता? वो इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय आर सी। इसी तरीके से आप कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए 3 टाइम कांस्टेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, 4 टाइम कांस्टेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए कितना टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं? वन टाइम कांस्टेंट प्रोवाइड करें। इसका मतलब है कि आप टाइम की जगह पर क्या यूज़ करेंगे? आप टाइम की जगह पर यूज़ करेंगे आर सी इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा? आर सी। आप आर सी को आर सी के साथ क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरीके से इसको कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन बन जाता है Q इज़ इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस 1। ये नेगेटिव आर सी ओवर आर सी और आर सी कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास -1 यहाँ पर पावर बाकी रह गई। अब देखें Q इज़ इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई। ई की जो पावर है वो यहाँ पर -1 है, तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो पावर क्या हो जाएगी? पावर +1 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो पावर +1 हो गई। अब ज़रा देखिए कि जो एक्सपोनेंट होता है, इस एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है? इस एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है बेटा जी 2.71। तो हमारे पास हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं एक्सपोनेंट की वैल्यू 2.71। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.71 तो आपके पास आंसर आएगा 0.63। तो आप देखें 0.63 को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? डेसिमल के नीचे आप 1 यूज़ करते हैं और उसके बाद 2 डिजिट्स हैं आपके पास, तो उन दोनों डिजिट्स के नीचे आप 0 यूज़ करेंगे, यानी कि आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 100। तो 63/100 को क्या लिखा जा सकता है? 63/100 को लिखा जा सकता है 63%। तो आपने एक टाइम कांस्टेंट प्रोवाइड किया था कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए। ये टाइम कांस्टेंट है क्या? टाइम कांस्टेंट असल में टाइम की वैल्यू ही तो है जो आप कैपेसिटर को प्रोवाइड करते हैं उसकी चार्जिंग के लिए। तो आपने कैपेसिटर को कितने टाइम कांस्टेंट्स प्रोवाइड किए थे? सिर्फ एक टाइम कांस्टेंट प्रोवाइड किया था। और एक टाइम कांस्टेंट प्रोवाइड करने की वजह से कैपेसिटर कितना चार्ज हो चुका है? कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज स्टोर हुआ है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% स्टोर हो चुका है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो 63% है ये बेसिकली एक स्पेसिफिक वैल्यू है। हमने डेफिनेशन के अंदर, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन के अंदर इस वजह से हमने 63% को यूज़ किया। हम कोई दूसरी जो वैल्यू है उसको यूज़ नहीं कर सकते। वन टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए ये बात। वन टाइम कांस्टेंट इज़ द टाइम ड्यूरेशन provided to capacitor to charge up to 63% of its maximum value। अब ये याद रखिएगा कि जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। चार्ज तो कैपेसिटर हो रहा होता है लेकिन किसके थ्रू हो रहा होता है? रजिस्टर के थ्रू चार्ज हो रहा होता है। तो रजिस्टर की रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ये दोनों मिलकर टाइम कांस्टेंट को डिसाइड करते हैं। अब आप आ जाएं इन ग्राफ्स की तरफ। इन ग्राफ्स के ज़रिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम कंसीडर कर लिया और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने चार्ज को कंसीडर कर लिया। अब इस वक्त आपके सामने 2 ग्राफ्स बने हुए हैं और इन दोनों ग्राफ्स जो हैं इनके अंदर आपको थोड़ी सी वेरिएशन, थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को नज़र आ रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इनमें से ये जो 2 ग्राफ्स बने हुए हैं ये 2 डिफरेंट सर्किट्स के ग्राफ हैं। यानी कि ये 2 ग्राफ्स हैं, इन दोनों ग्राफ्स के अंदर कैपेसिटर और रेजिस्टर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब आप यहाँ पर देखें ये जो फर्स्ट ग्राफ है इसको मैं कह देता हूँ दिस इज़ ग्राफ 1। ये जो ग्राफ 1 है इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं कि जो 63% है ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को मैं 63% कह रहा हूँ। अब ज़रा देखिएगा ये 0
और यहाँ तक आपके पास Q नॉट का क्या मतलब है, 100% वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी कि कैपेसिटर अगर यहाँ तक पहुँचता है तो वो चार्ज की वैल्यू कितनी स्टोर कर चुका होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज जो उसको स्टोर कर चुका होगा। तो हम यहाँ से कहाँ पर गए, इस लेवल से हम सेंटर पे चले गए, और सेंटर का हमें पता है कि अगर ये वाली वैल्यू 100% ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है तो सेंटर पे हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, वो 50% को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम 50% से थोड़ा ऊपर चले गए ताकि हम ये डिफ़ाइन कर सकें कि ये वाला लेवल कौन सा है, ये वाला लेवल है असल में 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो हमने यहाँ पर एक लाइन मार्क कर दी, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी ताकि आपको 63% वाला जो लेवल है वो पता चल जाए। तो देखिए ये वाला जो सर्किट है जिसको हम ग्राफ 1 कह रहे हैं, इस ग्राफ 1 के अंदर रजिस्टर और कैपेसिटेंस, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो लार्ज आरसी सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। रीज़न क्या है, इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी कि आपने सर्किट के अंदर बड़ी वैल्यू का रजिस्टर और बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर है वो 63% तक चार्ज होने के लिए 63% तक चार्ज होने के लिए जो टाइम कंज्यूम कर रहा है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा है। ज़रा इस बात पे गौर करें कि आप टाइम कहाँ पर मार्क करेंगे। टाइम तो आपको अलॉन्ग एक्स एक्सिस मिलेगा, तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ 63% तक देर से पहुंचता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम इसको रिक्वायर होता है, जिसको मैं टाइम T1 कह देता हूँ। ये ज़्यादा टाइम है, जो ग्राफ है वो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। लेकिन अगर आप लार्ज आरसी, आप स्मॉल आरसी वाले के साथ आप इसको कंपेयर करें तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ तेज़ी से जो है वो 63% तक पहुंच जाता है। मतलब आपके पास ये जो ग्राफ 2 है, इस ग्राफ 2 के अंदर जो टाइम है वो टाइम दूसरे वाले ग्राफ से कंपैरेटिवली कम है। यानी कि जो ये इस सर्किट के अंदर जो हम कैपेसिटर और रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ कम हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर तेज़ी से चार्ज हो रहा है, तेज़ी से अपने 63% तक पहुंच जाता है, जबकि जो दूसरा कैपेसिटर है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है अपने 63% तक पहुंचने के लिए। तो इस वजह से इस कर्व के लिए हम स्मॉल आरसी का वर्ड यूज़ करें और इस कर्व के लिए हम लार्ज आरसी का वर्ड यूज़ करें। याद रखिएगा, वो कैपेसिटर जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होता है वो देर से चार्ज होता है और देर से डिस्चार्ज होता है। यानी कि आपने सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ये दोनों ज़्यादा वैल्यूज़ यूज़ कर ली हैं, तो कैपेसिटर देर से चार्ज होगा और देर से डिस्चार्ज होगा। यानी कि जो विंडशील्ड वाइपर्स होते हैं उनकी आप बाज़ औक़ात सेटिंग करते हैं, तो सेटिंग करते हुए आप ये देख रहे होते हैं कि जो विंडशील्ड वाइपर्स हैं आप उनकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, आप उनकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं, ठीक है, और आप उनकी स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं। तो जब स्पीड को स्लो किया जाता है तो इसका क्या मतलब है कि अब आपने जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसको ज़्यादा कर दी है, और जब स्पीड को फास्ट किया जाता है तो इसका क्या मतलब है कि आपने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम कर दिया, तो कैपेसिटर तेज़ी से चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये चार्जिंग के लिए रिप्रेजेंट किया था हमने। अब हम डिस्चार्जिंग के लिए देख लेते हैं कि जब कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज हो चुका होता है और फिर आपने उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्जिंग के लिए हम क्या करेंगे, डिस्चार्जिंग के लिए हम यहाँ से बैटरी को रिमूव कर देते हैं। यानी कि जो सर्किट है उस सर्किट के अंदर बैटरी मौजूद नहीं होगी और आपने इस सर्किट को इस तरीके से कंप्लीट कर देना। अब जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज़ करते हैं तो अब इन चार्जेस को, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक बैक पाथ मिल गया है पॉजिटिव चार्जेस तक पहुंचने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पाथ को अडॉप्ट करते हुए पॉजिटिव चार्जेस के साथ आकर उसको पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। तो हमारे पास जो डिस्चार्जिंग है कैपेसिटर की वो भी किसके थ्रू है, वो भी रजिस्टर के थ्रू ही है। अब आप ये देखें, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, वो ये है कि जब कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो चुका है और उसके बाद फिर आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो हम दोबारा से दो कैपेसिटर्स के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। एक सर्किट के अंदर आपके पास लार्ज आरसी है, वो जिस सर्किट के अंदर लार्ज आरसी होगा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होंगी, वो अपना 63% लूज़ करने के लिए 63% लूज़ करने के लिए जो टाइम रिक्वायर करेगा वो टाइम ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपके पास टाइम ड्यूरेशन। इस तरीके से आप यहाँ पर टाइम को मार्क कर देते हैं, तो ये लार्ज आरसी जिसका टाइम कितना था इसको हम टाइम T1 कह देते हैं। और स्मॉल आरसी वो कैपेसिटर जो कि तेज़ी के साथ क्या हो रहा है, वो जो कि इतने ही टाइम के अंदर क्या हो चुका है, इतने ही टाइम के अंदर अपना 63% जो है वो उसको क्या कर चुका है, लूज़ कर चुका है। तो हमारे पास जो टाइम 2 है वो टाइम 2 बहुत शॉर्ट है और टाइम T1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो टाइम T1 का ज़्यादा होना ये शो कर रहा है कि ये अपना 63% लूज़ करेगा काफ़ी टाइम के बाद, और स्मॉल आरसी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपना 63% लूज़ करेगा बहुत जल्दी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 37% मार्क किया हुआ है।
और 37% किस तरीके से, ये दोबारा से अगर हम इसको देखें तो ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर हम सेंटर पे चले जाएं तो ये 50% और 50% से थोड़ा सा नीचे आप चले जाएं तो ये 37% होगा। तो हमने यहाँ पर 37% क्यों लिख दिया, हमने यहाँ पर 63% क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैपेसिटर का जो एक टाइम कांस्टेंट जो आप उसको प्रोवाइड करते हैं वो तो 63% उसके अंदर जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब कैपेसिटर 63% तक डिस्चार्ज हो चुका होगा तो उसके अक्रॉस बाकी कितना चार्ज रह जाएगा, जो बाकी चार्ज रह जाएगा वो होगा 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो इस तरीके से हमने 100 में से 63% को सब्ट्रैक्ट करके जो बाकी चार्ज है उसको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो इक्वेशन है Q इज़ इक्वल्स टू Q नॉट e पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय RC। ये कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के लिए आप यहाँ पर भी वन टाइम कांस्टेंट प्रोवाइड करके इसी चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 63% है वो असल में डिटरमिन कर रहा होता है कि ये वन टाइम कांस्टेंट है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर टू चार्ज और डिस्चार्ज अप टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ नोन एज टाइम कांस्टेंट। होपफुली आपको यहाँ से ये वाले जो पॉइंट हैं कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वो क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।